नमस्कार। एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल SHVM बापू नगर पर आपका स्वागत है। आज हम RBSE क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स की इस क्लास में मॉडल पेपर को हल करेंगे जो पूर्णतः बोर्ड की ब्लूप्रिंट पर आधारित है तथा अपने साथियों को भी इस चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसके नए नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो आज हम सेक्शन डी को पढ़ेंगे। इससे पूर्व सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पर तो इसके डिस्क्रिप्शन में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी डाल दूंगा, वहां जाके आप चारों सेक्शनों को देख सकते हैं। सेक्शन डी के अंतर्गत यानी कि खंड जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट खंड है। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 5, प्रत्येक प्रश्न है वो 6 अंक का होगा और इस प्रश्नों में 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प दे रखा होगा, अर्थात अथवा में प्रश्न दे रखे होंगे जिसमें दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना रहेगा। तो सेक्शन डी है वो टोटली 30 नंबर का है, इसलिए हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 26 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ए समीकरण 2x + 3y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 के हल समुच्चयों को छायांकित कीजिए। देखिए यहाँ से सबसे पहले यदि ए समीकरण का प्रश्न आए तो उसको समीकरण के रूप में बदलेंगे। समीकरण के रूप में बदलने का मतलब है जो ये ए समीकरण चिन्ह लगा हुआ है इसके स्थान पर बराबर का चिन्ह लगाना। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण के रूप में लिखेंगे तो 2x + 3y = 3। ये बन गया आपका समीकरण। इस समीकरण से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। 2x को यथावत रखते हुए 3y को पक्षांतर कर देते हैं तो 3 - 3y हो जाएगा। x के गुणा में 2 वो भाग में चला जाएगा, इसलिए हो जाएगा 3 - 3y / 2। अब यहाँ से हम y के मानों को रखेंगे और x के मान हमारे पास में आएंगे। तो यहाँ से हम ऐसा मान y का रखें ताकि उत्तर है वो पूर्ण संख्या में आए, भिन्न में ना आए। तो यहाँ से हम रख देते हैं इसका मान 1। तो 1 और 3 का गुना 3 हो जाएगा। 3 में से 3 घटेगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0। तो y = कितना आ गया 1। तब क्या हो जाएगा, तब देखिए तब हो जाएगा x = 3 - 3 गुणा y का मान 1/2। 3 - 3/2 यानी 0/2 0। एक और मान पुट करते हैं। पुट y = -1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 3 6। तो देखिए -1। तब क्या हो जाएगा x = 3 - 3 गुणा y की जगह हो गया -1/2। यहाँ से 3 - प्लस हो गया 3/2 हो गया, ये 6/2 अर्थात आ गया 3। इस तरीके से 2 बिंदु आए। एक तो आ गया आपके x का मान 0 और y का मान 1, एक आ गया -1 और 3। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, अतः प्राप्त 2 बिंदु, या तो 2 बिंदुओं के रूप में लिख दो या प्राप्त सारणी बना दो। प्राप्त सारणी किस प्रकार बनाओगे, देखिए यहाँ से आप इस तरीके से सारणी बनाओगे। यहाँ हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y। x का मान कितना आया, पहले x का मान 0, फिर x का मान 3, पहले y का मान क्या पुट किया था 1 और फिर आया -1। अब देखिए यहाँ रेखा निरूपित करते हैं इन मानों से। तो 0 और 1 ये हो गया आपका 0 और ये 1। देखिए x का मान 0 और y का मान 1 तो ये हो गया 0 और 1 निरूपित हो गया। फिर 3 और -1 तो ये हो गया 3 और ये -1 तो ये हो गया 3 और -1। इस दोनों को मिला दीजिए। ध्यान रहे कि आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उसके अंतर्गत इसको मिलाना है। ध्यान रहे ग्राफ पेपर होगा उसमें आपको ये अक्ष खींचने होंगे। ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया y', ये हो गया आपका x और ये हो गया x'। ध्यान रहे इसको कोटि भी कहते हैं और इसको भुज भी कहते हैं। ध्यान रहे देखिए ये आपका ग्राफ पेपर होगा, उस ग्राफ पेपर में बनाना होगा, सामान्य पेज पर नहीं। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में दिया जाएगा, उनमें आपको जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसके मध्य वाले भाग में, उस ऊर्ध्वाधर पेपर के मध्य में किसी ऊर्ध्वाधर रेखा पर आपको y अक्ष खींचना होगा और क्षैतिज अक्ष खींचना होगा x अक्ष। x अक्ष को हम भुज और y अक्ष को हम कोटि भी कहते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है और जो क्षैतिज
अक्ष है वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो आपका मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होते हैं 0 0। सारी जो संख्यात्मक मान है इसको रख दिया, या रेखा होगी ऊर्ध्वाधर उस रेखाओं के स्थान पर लिखना है, यह मान क्षैतिज रेखा होगी उस क्षैतिज रेखा की पंक्ति पर लिखना है, और लिखने के बाद में जो हमारे पास में टेबल है उसके मानों से हम बिंदु को अंकित करेंगे, और बिंदु को अंकित करके बिंदुओं को आपस में कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करने जरूरी है, नहीं तो आपस में रेखा मिलेगी नहीं। 2 से अधिक भी ज्ञात कर सकते हैं और एक रेखा प्राप्त होगी। अब क्या करना है वो ध्यान देने योग्य बात है। यदि आप सामान्य समीकरणों को वाले की निरूपित करते तो ये एक रेखा का निरूपण हो गया। ऐसे 2 समीकरण आते हैं, 2 समीकरणों के इसी प्रकार से जो टेबल एक की बनाई इसी तरीके से दोनों की टेबल बनाते और 2 रेखाएं आती। यदि वो रेखा प्रतिच्छेद करती या रेखा समांतर होती या समपाती होती, यदि प्रतिच्छेद करती तो अद्वितीय हल होता, समांतर होती तो कोई हल नहीं होता, और यदि समपाती होती तो अनेक हल होता। जो अब देखिए यहां से हमारे पास में हम बात असमीका की कर रहे हैं, तो हमारे पास में रेखा तो आ गई, लेकिन रेखा को अब क्या करना है, हमें छायांकित करना है। तो छायांकित करने के भी 2 नियम है। मूल बिंदु की ओर यानी कि इस तरफ मूल बिंदु की ओर हो गया ये, क्योंकि इस रेखा से मूल बिंदु इस तरफ है, और मूल बिंदु के विपरीत ओर तो हो जाएगा इस तरफ। तो अब मूल बिंदु की ओर इसको छायांकित करें या मूल बिंदु के विपरीत ओर छायांकित करें, तो उसके लिए मूल बिंदु के निर्देशांकों को असमीका में रखना होगा, और यदि असमीका संतुष्ट हो जाती है तो इसको छायांकित करेंगे मूल बिंदु की ओर, अन्यथा करेंगे इसको मूल बिंदु के विपरीत ओर। संतुष्ट होने पर मूल बिंदु की ओर, और संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो देखिए अब मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका में रखने पर देखिए, तो असमीका आपकी क्या है, 2x + 3y ≥ 3। 2 गुना x की जगह क्या रखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0, इसलिए x की जगह 0 और y की जगह 0 ≥ 3। देखिए यहां से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी टोटली क्या हो गया 0 0 0 में 0 जुड़ा तो 0 ≥ 3। यानी कि यार इसका अर्थ ये हुआ कि 0 3 से बड़ा है, नहीं, गलत। 0 3 के बराबर है, नहीं, गलत। अर्थात 0 न तो 3 से बड़ा है और न ही 3 के बराबर है, अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है इसको हम छायांकित किस ओर करेंगे, मूल बिंदु के विपरीत ओर, और जो छायांकित क्षेत्र होगा वही आपका हल समुच्चय होगा। ये इस तरीके से आप ग्राफ में छायांकित कर लोगे, और ध्यान रखें यहाँ तीर लगाना ना भूले। मूल बिंदु ये तीर ही, जो तीर का चिन्ह यही प्रदर्शित करेंगे कि ये मूल बिंदु के विपरीत ओर है या मूल बिंदु की ओर। तो ये मूल बिंदु के विपरीत ओर इस तरीके से चिन्ह लगा लिया आपने। अब देखिए ये यहाँ पर क्या नहीं कर रहा है, मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से लिख देंगे, एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। अतः मूल बिंदु के निर्देशांक क्या नहीं कर रहे हैं, निर्देशांक असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। तब असमीका का हल समुच्चय क्या होगा, मूल बिंदु की विपरीत और छायांकित होगा। तब असमीका का हल समुच्चय मूल बिंदु के विपरीत और छायांकित होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 6 नंबर का प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 त्रिकोणमिति से संबंधित है, सिद्ध करने का प्रश्न है। ध्यान रहे, मैंने शुरुआत में वीडियो के कहा था आपको कि आंतरिक विकल्प वाला प्रश्न आएगा, तो वो इस अध्याय से ही आंतरिक विकल्प वाला प्रश्न आएगा त्रिकोणमिति से। तो इसका आंतरिक विकल्प भी होगा, उसको भी मैं अभी हल करवाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, परीक्षा में आपको दोनों में से किसी एक को ही हल करना है। तो देखिए पहला जो पार्ट है, cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर में है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो देखिए यहां से LHS लेते हैं, वाम पक्ष बाया पक्ष जो भी बोलो LHS को आप, लेफ्ट हैंड साइड है वैसे
कोट थीटा माइनस टेन थीटा। ध्यान रहे हमें सिद्ध करके जो लाना है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा लाना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम कोट और टेन को साइन और कोस के पदों में व्यक्त करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम हल करना चाहते हैं वो साइन और कोस के पदों में है। तो देखिए यहां से कोट की जगह आप जानते हो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। वैसे नहीं पढ़ा है तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए इसका व्युत्क्रम उल्टा ही टेन होगा। अब चाहो तो यहाँ बता सकते हैं कि ये कहां से आया, तो टेन थीटा बराबर आ गया साइन थीटा बटा कोस थीटा तथा कोट थीटा बराबर आ गया कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। एलसीएम लसअप, साइन से साइन कट गया, पीछे बचा कोस, कोस का कोस से गुणा किया तो हो गया कोस स्क्वायर, माइनस कोस से कोस कटा, पीछे रहा साइन, साइन और साइन से गुणा किया तो हो गया साइन स्क्वायर। ठीक है, अब आपका जो आर है वो तो आ गया। अब आपको अंश में देखना है, तो अंश में देखिए जो आपके पास है वो साइन है और यहाँ कोस और साइन दोनों है। तो हम एक सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, उससे कोस स्क्वायर को हटा के यहाँ लाएंगे साइन स्क्वायर। तो देखिए आगे हल करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में है आपके साइन थीटा कोस थीटा। ये कहां से आया, आपने सर्व समीकरण मैंने आपको पहले बताई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो कोस स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, इसलिए साइन स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्व समीकरण पढ़ी होगी, यहाँ से कोस का मान ज्ञात करना है, इसलिए ये पक्षांतर हो जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर, जो कि मैं यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, किसकी जगह, कोस स्क्वायर की जगह। ठीक है, अब देखिए एक हो गया माइनस का साइन स्क्वायर 1 और माइनस का साइन स्क्वायर 1, माइनस के कितने साइन स्क्वायर हो गए, माइनस के साइन स्क्वायर हो गए 2। नीचे है साइन थीटा कोस थीटा। क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देख लीजिए यहाँ से ये हो गया आपका पहला भाग। अब करेंगे दूसरा, इसका भाग 2। देखिए क्या दे रखा है, tan a प्लस बी बराबर √3। यहाँ से a और b का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ से tan को हटाते हैं, a और b के पदों में दो चर वाले रैखिक समीकरण बना लेते हैं। तो tan कब हटेगा, जब इधर tan आएगा। तो √3 टेबल में tan 60 का मान होता है, तो इसको बदल दिया tan 60। tan गुणा में तो ये भाग में जाएगा, tan से tan कट जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है tan a माइनस बी बराबर तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ से देखिए यहाँ भी tan हटाना है, तो tan a माइनस बी टेबल से, आप कल मैंने टेबल बताई थी सेक्शन ए के अंतर्गत किस तरीके से बनाते हैं, वहां जाके उस वीडियो को आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सारे मान मिल जाएंगे वहां से। 1/√3 जो है वो tan 30 का मान होता है, tan 30। tan से tan कट गया, तो इस तरीके से यहाँ भी आ गया a माइनस बी बराबर 30। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए दो चर वाले a और b के चरों के रूप में दो समीकरण आ गए हमारे पास। इसमें b प्लस का है, इसमें माइनस का, इसलिए b को विलोपित कर देंगे। कैसे, समीकरण 1 और 2 को जोड़कर। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। देखिए यहाँ से एक क्या है, a प्लस बी बराबर 60, 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30। जोड़ दीजिए, a और a कितने a हो गए, 2 है। a और a कितने हो गए, 2 है। b प्लस b माइनस का शून्य हो गया, विलोपित हो गया। 60 और 30 हो गए 90। a के गुणा में 2 है, वो 90 के भाग में चला जाएगा। तो इस तरीके से a का मान आ जाएगा 45। a का मान किसी समीकरण में रख दो, चाहे 1 या 2 में, आपके पास b का मान आ जाएगा। अब a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए एक क्या है, a प्लस बी बराबर 60।
ए का मान रख दिया 45 तो प्लस बी बराबर 60। देखिए आगे यहाँ हल कर देता हूँ। 45 को पक्षांतर कीजिए तो बी बराबर 60 माइनस क्या आ जाएगा 45। इस तरीके से आपके बी का मान कितना आ गया 15। अतः ए बराबर आपके पास कितना आया था 45 तथा बी बराबर आपके पास कितना आया 15। कौन ए बराबर 45 और बी बराबर 15 डिग्री। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 27 का आंतरिक विकल्प करवा रहा हूं। वैसे आपको दोनों में से किसी एक को हल करना है, मैं दोनों हल करवा रहा हूं। आपको जो भी अच्छा लगे परीक्षा में भी इसी तरीके का प्रश्न आएगा जिसमें आंतरिक विकल्प दे रखा होगा, वहां पर आपको केवल एक ही प्रश्न को हल करना होगा। तो देखिए त्रिकोणमिति से आंतरिक विकल्प वाला प्रश्न आएगा, ये भी ध्यान रहे आपको। पहला जो इसका भाग है cos 30 प्लस साइन 60 बटे में है 1 प्लस cos 60 और साइन 30। देखिए यहां से लाना क्या है हमें, इसको हल करके √3/2। तो देखिए टेबल से सबसे पहले LHS लेते हैं और LHS को हल करते हैं। टेबल से आपको इनके सारे मान याद होंगे, नहीं तो आप अब वीडियो जो सेक्शन ए का है उसमें जो इस तरीके के प्रश्न को हल करवाते समय मैंने टेबल बनाना भी सिखाया था, वहां जाके उस वीडियो से आप टेबल कैसे बनानी है वो सीख सकते हो। cos 30 जो है उसका मान होता है √3/2, साइन 60 का मान भी होता है √3/2, 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। देखिए यहाँ से हल कर देंगे तो एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, हर समान है इसलिए जुड़ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस √3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2√3। नीचे 1/2 और 1/2 क्या हो गया 1 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 2। वैसे आप एलसीएम लेके भी हल कर सकते हो या सीधा, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। आप एलसीएम लेकर जोड़ना चाहो तो एलसीएम 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1 लिख दोगे, 1 में 2 का भाग 2 बार, 2 और 1 से गुणा किया 2, या 1 आ जाएगा या 1 हो जाएंगे 4/2 यानी 2। अब इसका तो अंश और हर है, इसका हर नहीं तो इसका हर हो जाएगा 1। इस तरीके से आप देख लीजिए बाएं पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। तो बाएं पदों में है 2√3 और 1 का गुणा, मध्य पद में 2 और 2 का गुणा यानी 4, 2 से 4 कट गया 2 बार। इस तरीके से आपके पास आ गया √3/2 जो कि आपका क्या है RHS। भाग 2 को हल करेंगे। प्रश्न आप देख पा रहे हैं, साइन 8 थीटा माइनस cos की घात 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हमें लाना है। तो LHS देखिए साइन 8 साइन की घात 8 cos की घात 8। सबसे पहले देखिए इसको इस रूप में लिखेंगे, साइन की घात 4 थीटा होल स्क्वायर माइनस cos की घात 4 थीटा होल स्क्वायर। देखिए घात पे घात लिखी है, आपने जब घात और घातांक पढ़ा तब ये भी पढ़ा होगा कि इस तरीके से घात का गुणा करते हैं। घात पे घात हो तो घात का क्या करते हैं गुणा, इसलिए 4 और 2 से गुणा करेंगे तो पुनः घात कितनी आ जाएगी 8। और यहाँ एक सर्वसमीका लगेगी a² - b² बराबर होता है a + b a - b। तो a की जगह और b की जगह क्या है साइन की घात 4 और cos की घात 4। तो हो जाएगा एक बार प्लस तो दोनों का हो जाएगा प्लस और एक बार माइनस तो दोनों का हो जाएगा माइनस। तो साइन की घात 4 थीटा माइनस cos की घात 4 थीटा, ये तो हो गया a - b। अब हो जाएगा a + b, तो साइन की घात 4 थीटा प्लस cos की घात 4। ठीक है, इसको पुनः खोलेंगे तो a² - b² इसी तरीके से तो हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, घात का गुणा करेंगे तो पुनः क्या आ जाएगी घात 4। यहाँ भी इसी तरीके से लिखेंगे cos स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर देखिए साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर cos स्क्वायर का स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे। 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को जोड़ेंगे, इसका मतलब मान में परिवर्तन हो गया, लेकिन मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पुनः हम क्या करेंगे, पुनः इसमें से 2 साइन स्क्वायर
थीटा cos स्क्वायर घटा देंगे। अब देखिए यहाँ से जो जोड़ा वही घटा दिया, तो मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो कई बच्चों के मन में सवाल है, जब मान में परिवर्तन नहीं हुआ तो ऐसा करने की आवश्यकता क्यों? तो आवश्यकता इसलिए, ये एक तो हमें लाना है -2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, वो यहाँ से आ जाएगा, और उसके आगे लाना है 1, तो 1 यहाँ से कैसे आएगा? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी बराबर में a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सरसमीका बन जाएगी। यहाँ से a की जगह sin स्क्वायर और b की जगह cos स्क्वायर, तो हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपने सरसमीका पढ़ी होगी, जिसका मान होगा 1 का स्क्वायर होगा 1, तो इस पूरे की जगह आ जाएगा आपके 1, और ये 1 आपके आ जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से ये लिखा गया है। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सरसमीका पढ़ी आपने, एक बार योग होगा और एक बार अंतर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो योग हो गया। अब होगा अंतर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये तो आ गया इसकी जगह। अब ये हो गया आपके a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या है cos स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, और ये इस पूरे की जगह आया। ये पूरी जो सरसमीका है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी जगह मैंने लिख लिया। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की जगह लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह साइन स्क्वायर, b की जगह cos स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब बचा क्या -2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए, आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वाली सरसमीका पढ़ी होगी, जिसका मान होता है 1, तो ये तो हो गया 1 का गुणा जब इससे करेंगे तो यही रहेगा, इसलिए आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसका मान 1 होता है तो ये दोनों समान है, इसका मान भी 1 ही होगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का, और 1 का वर्ग भी 1 ही होगा, तो यहाँ से आ गया 1। देखिए इसका मान 1 का स्क्वायर 1, और माइनस में क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये आप देख सकते हो, आपका आ रहे थे साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, अर्थात क्या आ गया RHS। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। 2 पार्ट्स है इसके। पहले में ज्ञात करना है बिंदु 22, 20 तथा 0, 16 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक को देखिए। ये हो गया आपकी रेखा ए और बी। ये ए है, ए के निर्देशांक 22 और 20, बी के निर्देशांक हो गया आपके 0 और 16। तो इसका मध्य बिंदु हो गया सी, और सी के निर्देशांक हो गए एक्स वाई। तो हमें क्या ज्ञात करना है एक्स और वाई। तो अब देखिए मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, पहले x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, ये सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का। x1 प्लस x2 बटा 2, x1 होगा ये, x2 होगा ये, y1 होगा ये, y2 होगा ये। तो देखिए यहाँ से x1 कितना है 22 और x2 आपका 0 बटा 2, तो इस तरीके से हो गया 22 बटा 2 अर्थात 11। इसी तरीके से y के मान ज्ञात करेंगे, y के निर्देशांक, तो y का सूत्र होगा y1 प्लस y2 बटा 2, तो y1 हो गया ये आपका, y2 हो गया ये, तो हो गया 20 प्लस 16 बटा 2, यानी 36 बटा 2। इस तरीके से आ गया 18। अतः सी के निर्देशांक आ गए, सी के निर्देशांक आ गए, x का मान तो आपका आया 11 और जो आपका y है उसका मान आया 18। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए 28 का भाग 2, बिंदु P है वो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंत विभाजित करता है। तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से ये हो गया आपका AB रेखाखंड। A के निर्देशांक है आपके पास में -2 और 3, -2 और 3, और जो B है इसके निर्देशांक नहीं दिए हुए, तो मान लेते हैं x2 और y2। जो इसको विभाजित करता है वो बिंदु है P, उसके निर्देशांक है 3 और 5। किस अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 8। तो इस तरीके से आपके पास में x1 कितना आ गया -2,
y1 कितना आ गया 3, x2 ज्ञात करना है, y2 ज्ञात करना है, और यहाँ से तथा m1 कितना आ गया, तथा m1 जो है वो 4 दे रखा है, तथा m2 है वो कितना दे रखा है 7। अब देखिए b के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अंत विभाजित हो रहा है रेखाखंड, इसलिए अंत विभाजन के लिए जो विभाजक बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो अब देखिए x बराबर सूत्र होगा m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2। यदि y विभाजित होता तो ध्यान रखें या माइनस आता, ठीक है। तो x का मतलब है हम इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका तो मान दिया हुआ है, तो सूत्र ये किसके लिए है, ये x किसके लिए है, इस 3 के लिए, और y के लिए होगा 5। तो यहाँ सारे मान रख देते हैं। देखिए यहाँ से x का मान कितना 3 बराबर m1, यानी पहला सारे मान देखो यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ से लेना है हमारे को मान m1 हो गया 4 गुना आपका x2 ज्ञात करना है प्लस m2 हो गया 7 गुना x1। देखिए यहाँ से x1 क्या हो गया -2 बटे में आ गया m1 प्लस m2 यानी 4 और 7 का योग। इस तरीके से 4 और x2 का गुणा हो गया 4x2 प्लस माइनस हो जाएगा -7 और 2 का गुणा हो गया 14, 7 और 4 का योग हो गया 11, और यहाँ क्या है 3। बजर गुणा कर दो तो 4x2 माइनस 14 का गुणा तो होगा 1 से, और 11 का गुणा होगा 3 से, तो ये हो गया 33। आगे देखिए यहाँ से 4x2 बराबर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से 4x2 बराबर क्या आ जाएगा 14 पक्षांतर होगा, तो 33 प्लस 14 यानी हो गए 4x2 बराबर, ये हो गए 4 3 7 और ये हो गए 4 गुणा में 4 है वो भाग में चला जाएगा, तो x का 2 x2 का मान आ जाएगा 47 बटा 4। ये आपका x2 हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे y। अब इसी प्रकार y2 ज्ञात करने के लिए y बराबर m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ये सूत्र है, याद रखने होंगे आपको, और कोई तरीका नहीं है, इनको याद करना पड़ेगा। y का मान यानी y यहाँ से हो गया 5, तो ये हो गया 5 बराबर में m1 आपका 4, y2 आपको ज्ञात करना प्लस m2 आपका 7, और जो आपका y1 है वो कितना है 3। वैसे यहाँ से भी देख सकते हो 3, नीचे हो जाएगा 4 प्लस 7, क्योंकि m1 4 और ये 7, 5 बराबर हो गया 4 y2 प्लस 7 और 3 का गुणा हो गया 21, और नीचे आगे 11, नीचे लिखकर वजन गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 y2 प्लस 21 और 11 और 5 का गुणा हो जाएगा 55। अब देखिए यहाँ से अब पक्षांतर कर देते हैं, तो 4y2 बराबर 55 माइनस ये जो आपका 21 है, ये पक्षांतर होकर इधर जाएगा, तो हो जाएगा 4y2 बराबर 5 में से 1 4, 5 में से 2 यानी कि 34 गुणा में वो भाग में, तो 34 बट्टा 4 बराबर क्या हो जाएगा 17 बट्टा 2। अतः बी के निर्देशांक क्या आ गए, बिंदु बी के निर्देशांक आ गए। x का मान कितना आया था 47 बट्टा 4 और y का मान आया 17 बट्टा 2। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 समरूप त्रिभुजों की समरूपता वाले अध्याय से हैं। बी और सी एफ एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है, तो सिद्ध कीजिए। देखो इसको सिद्ध करना है, ध्यान रहे इस प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी आता है। मैं जैसे ही हल करता हूं उसके बाद मैं आपको आंतरिक विकल्प हल करवाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपको परीक्षा के अंदर आंतरिक विकल्प जो दे रखा है उन दोनों में से किसी एक को ही हल करना है। तो देखिए यहां से दिया क्या है, दे रखा है बी और सी एफ समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री तथा बीई व सी एफ दो माध्यिका है।
ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें 4 कोष्टक BE² प्लस CF² बराबर 5BC²। देखिए उत्पत्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ABC समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में BC आप समकोणीय है तो BC कर्ण होगी, तो BC² बराबर होगा AB² प्लस AC²। बहुधायन परिमेय का उपयोग किया, ध्यान रहे, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब आपको लाना है BE, तो BE कौन से समकोण त्रिभुज में है, ABE में, तो अब लेंगे अब समकोण त्रिभुज ABE में। यहाँ भी बहुधायन परिमेय से क्या करेंगे, BE² का मान ज्ञात करेंगे, तो BE² बराबर एक तो हो गया आपका AB² और दूसरा हो गया AE², समीकरण नंबर 2। तथा दूसरा लाना CF, तो CF है हमारा ACF समकोण त्रिभुज में, तो तथा समकोण त्रिभुज ACF में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगी CF, तो CF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 को जोड़ देंगे, तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर बाया पक्ष में जुड़ेगा, तो B² बाया पक्ष हो गया 2 का, और 3 का बाया पक्ष हो गया CF², ये दोनों जुड़ गए। इनका दाया पक्ष है AB², तो AB² के पास में मैं लिख देता हूं AC² और AE² प्लस AF², इस तरीके से इसका योग है। अब देखिए यहां से BE² प्लस CF² बराबर AB² प्लस AC², समीकरण 1 में जाइए, AB² प्लस AC² दिख रहा है, इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, BC², तो यहां से हो गया BC²। देखिए AE जो है AE मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य का है, तो AE AC का क्या होगा, आधा, तो इसकी जगह हो जाएगा AC/2 का स्क्वायर, और AF है, F भी इसका मध्य बिंदु है, तो ये AB का आधा हो जाएगा AB/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको मिटा देता हूं, अब यहां से देखिए आगे यहां लिख देना समीकरण 1 से। अब देखिए BE² प्लस CF² बराबर क्या है, BC², यहां से AC का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का, तो AC²/4, यहां से AB का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का, तो AB²/4। अब देखिए यहां से BE² प्लस CF², अब इनका लेंगे LCM, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो LCM क्या आ जाएगा, 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 और BC² से गुणा किया तो 4BC², 4 से 4 कट गया, AC², 4 से 4 कट गया, AB²। अब यहां से देखिए 4 का तो गुणा हो जाएगा, बदल गुणा इसके नीचे, तो हो जाएगा ये 4 कोष्टक BE² प्लस CF²। ठीक है, अब 4BC² प्लस AC² प्लस AB² समीकरण 1 में इसके बराबर क्या था, BC², तो ये हो गया BC², या लिख देंगे AC² प्लस AB² बराबर BC², आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो यहां से देखिए 4 कोष्टक BE² प्लस CF², ये 4BC² और 1BC² हो गए 5BC²। क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, समझ में आ गया होगा प्रश्न। पहले ये समकोण त्रिभुज लेना, फिर ये समकोण त्रिभुज, फिर ये समकोण त्रिभुज, इस दोनों समीकरणों में जो समीकरण प्राप्त हुए उनको जोड़ना है और समीकरण के 1 का उपयोग करके इसको हल करना है।
अब पढ़ेंगे क्वेश्चन 29 का आंतरिक विकल्प यानी दूसरा जो भाग है अथवा वाला प्रश्न, उसको हम सिद्ध करेंगे। ध्यान रहे 29 में दो भाग है आंतरिक विकल्प के रूप में, दोनों में से आपको परीक्षा में केवल एक ही हल करना है। पहले जो भाग था वो त्रिभुजों की समरूपता वाले जो अध्याय है उससे संबंधित था, यह है वर्त वाले अध्याय से संबंधित। वैसे ये एक प्रमेय भी है कि सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर अंतरित कोण, देखिए किसी चाप द्वारा, ये आपका चाप हो गया, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये हो गया, और शेष बिंदु पर कहीं पर इस पर बिंदु लेकर उसको मिला सकते हैं तो वो कोण हो जाएगा शेष भाग पर अंतरित कोण। तो इसका ये दुगुना है, ये हमें सिद्ध करना है। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसी चाप द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, इस तरीके से भी प्रश्न कई बार आ जाता है। तो ध्यान रहे इसको, दोनों में से किसी भी स्वरूप में यदि प्रश्न पूछा जाता है, दोनों में हल करने का तरीका एक ही है। तो देखिए दिया क्या है, दिया है एक चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण BOC व शेष भाग पर अंतरित कोण अंतरित कोण BAC। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो कोण BOC है वो शेष भाग पर बने कोण BAC का दुगुना है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है 6 नंबर का सवाल। अब यहाँ से रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करोगे, तो ध्यान दे रचना करनी है, ए को ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। इस तरीके से आपको इसकी रेखा खींचनी है। कहाँ तक बढ़ाना है, तो मैं इसको डी दे देता हूं। तो क्या लिखोगे, ए को ओ से मिलाकर डी तक आगे बढ़ाया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं उत्पत्ति। अब यहां से देखिए ये है वर्ग की त्रिज्या और ये भी है वर्ग की त्रिज्या, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। ये भी वर्ग की त्रिज्या तो ये भी बराबर हो जाएगी। अब यहां से देखिए इस त्रिभुज को आप देख पा रहे होंगे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। अब ये दोनों भी बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। यदि ये y है तो ये भी y होगा। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से देखिए यदि हम बात करें ये x है और ये x है तो इसका योग है 2x होगा, इस दोनों के योग के बराबर है। इसी तरीके से यदि इस कोण को मैं y कह दूं और इसको भी y कह दूं तो इस तरीके से ये इस दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। या फिर आप संख्यात्मक भी निरूपित कर सकते हैं, यदि इसको 1 और इसको 2 रखें तो ये दोनों बराबर होंगे, इसको 3 और ये इसको 4 रखें तो ये बराबर होंगे, इसको 5 और 6 रख सकते हो। यदि इस चर के रूप में आप नहीं लिखना चाहते हैं और संख्यात्मक लिखना चाहते हैं तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, तो अब हल कैसे करना है, सबसे पहले लेना है त्रिभुज AOB। त्रिभुज AOB में AO बराबर B, देखिए AO बराबर BO, AO बराबर BO, A की वर्ग की त्रिज्या, A की वर्ग की त्रिज्या, A की वर्ग की सभी त्रिज्या क्या होती है, बराबर। अब देखिए A और BO बराबर है, इसका मतलब कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए कोण जो आपका BOD है, ये बहिष कोण है, BOD बहिष कोण है, किसका बहिष कोण है, बहिष कोण है त्रिभुज AOB का। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा
बहिष्कोण का मान, आपने एक चीज पढ़ी होगी त्रिभुजों में, किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बहिष्कोण है, इसके अंतराभिमुख अंत कोण हो गए 1 और 2, तो इसके योग के बराबर होगा। तो कोण बीओडी का मान होगा 1 + 2, कोण 1 + कोण 2 के बराबर। अब आप जानते हैं बीओडी बराबर कोण जो आपका 2 है वो और जो 1 है वो समीकरण से 1 से क्या है बराबर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 + 2 लिख सकता हूँ, यानी दोनों की जगह 2 लिख दूं या दोनों की जगह 1 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों क्या है समीकरण 1 से बराबर। तो ये हो गया समीकरण 1 से। ठीक है, अब बीओडी बराबर क्या आ गया, 2 समान है तो 2 कॉमन आ गया, इसलिए हो गया 2 कोण 2। ये आपका समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार त्रिभुज लेंगे, कौन सा, AOC, त्रिभुज AOC में कोण कौन सा, COD बहिष्कोण है, COD बहिष्कोण है, तथा जो आपकी भुजा है AO और OC ये दोनों बराबर है, AO बराबर OC, क्यों, समीकरण नंबर 3, एक ही वर्ग की त्रिज्या, एक ही वर्ग की त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए यहां से अब देखिए यदि COD बहिष्कोण है तो COD का मान अंतराभिमुख अंत कोणों के योग के क्या होगा बराबर। तो COD बराबर क्या हो गया, अंतराभिमुख अंत कोण क्या हो गए 3 और 4, तो 3 और 4 के योग के बराबर। COD बराबर में 3 की जगह 3 और 4 की जगह भी 3 लिख सकता हूं समीकरण 3 से, क्योंकि A और OC क्या है, AO और OC बराबर है। तब देखिए पहले ये भी बता दीजिए यहाँ से, तब कौन से कोण बराबर हो जाएंगे, कोण बराबर हो जाएंगे आपके 3 और 4, कोण 3 बराबर 4 हो जाएगा। इसको आपको समीकरण 3 डालना, ठीक है। दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है तो उसके समूह कोण भी क्या होंगे बराबर, इसी तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। तो कोण बराबर है 3 और 4, 3 की जगह भी 3 लिख दिया, 4 की जगह भी 3 लिख दिया, इस तरीके से COD बराबर आ गया 2 कोण 3। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 4। अब देखिए यहां से 3 4 हो गया और ये हो गया था आपका 2, 2 और 4 को जोड़ दो, समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा हो जाएगा आपके COD और उसका बाया पक्ष BOD, किसका 2 का, तो BOD प्लस COD बराबर उधर क्या हो गया 2 कोण 2 और 2 कोण यहाँ हो गया 3। देखिए यहाँ से BOD प्लस COD पूरा क्या हो गया BOC, कोण हो गया BOC। इधर 2 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3, ये कोण है और ये है दुगुना इनका। तो अब देखिए कोण 2 प्लस 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और 3 को जुड़ेंगे तो BAC, तो यहाँ हो जाएगा BOC बराबर 2 कोण BAC। क्या सिद्ध करना था कि वृत्त के शेष भाग पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा और केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना। तो BOC वृत्त के केंद्र पर बना कोण है और BAC वृत्त के शेष भाग पर बना कोण है, एक ही चाप द्वारा BC द्वारा, तो केंद्र पर बना कोण दुगुना होना चाहिए शेष भाग पर बने कोण का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं BAC का केंद्र पर बना कोण क्या है दुगुना। ये हो गया इति सिद्धम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 100 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 ये प्राप्तांक दे रखे हैं और यदि ये छात्रों की संख्या अर्थात बारंबारता, और हमें ज्ञात करना है माध्य एवं माध्यिक। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए माध्य की कई विधियां हैं जिनमें प्रत्यक्ष और पद विचलन। तो देखिए कल्पित माध्य द्वारा भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष में क्या होगा, हम इसके मध्यमान ज्ञात कर लेंगे, अर्थात यहाँ पर x ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए x कैसे ज्ञात करते हैं, इस दोनों को जोड़कर 2 का देना है भाग, वो होगा मध्यमान, उसको क्या कहेंगे
मध्यमान, मध्यमान क्या हो गया, मध्यमान। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मध्यमान। तो 20 से 30 यानी कि 20 और 30 को जोड़कर 2 का भाग दे दो तो 20 और 30 हो गए 50/2, 25। अब 10 का अंतर है तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 75। देखिए 80 और 70, 150 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गए, 75। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आपका मध्यमान आ गया। अब यदि आप इसको सीधा प्रत्यक्ष विधि से करना चाहते हो तो यहाँ से सिर्फ आपको fx लाना है, f और x के मानों का गुणा करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। कि नहीं, इसको आप ज्ञात करना चाहते हैं कल्पित माध्य से, तो कल्पित माध्य के लिए आपको d ज्ञात करना पड़ेगा। कल्पित माध्य के लिए d बराबर होगा x माइनस a। ध्यान रहे इनमें से आपको किसी एक मान को a मानना है, जिसको हम कल्पित माध्य कहते हैं। तो ये हो गया आपका कल्पित माध्य 45। कल्पित माध्य क्या हो गया, 45। तो यहाँ से देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। x क्या है आपका 25, उसमें से घटाना कितना 45, तो 25 माइनस 45, तो माइनस के कितने बचे 20। 35 माइनस 45 माइनस के 10, ये बच जाएगा 45 माइनस 45 0, ये प्लस के 10, ये प्लस के 20 और ये हो जाएंगे 30। ये हो गए 10, ये 20 और ये 30। ये आपका आ गया d। d के बाद में ज्ञात करेंगे f गुणा d, यानी f और d क्या गुणा, f और d का गुणा। तो देखिए कल्पित माध्य से करवा रहा हूं, ध्यान रहे, तो गुणा कर लो इस दोनों का। अभी आप आगे चाहो तो u भी ज्ञात कर सकते हैं कल्पित माध्य में पद विचलन के रूप में। u होगा आपका जो d है d/h, यानी इसका जो अंतर है उसका आप भाग दे सकते हैं। यदि आप u से करना चाहते हो तो अब ज्ञात कर लेंगे u बराबर हो जाएगा, देखिए u बराबर हो जाएगा d/h। h क्या है, वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर 10 है। 10 का भाग दे देंगे जो d आया उसमें, तो इसमें आ जाएगा -2। 10 में 10 का भाग देंगे तो -1, 0 में 0, 10 में 1, 20 में 2 और 30 में 3। ये आपका u आ गया। अब ज्ञात कर लेंगे u और f का गुणा, u और f का गुणा। ध्यान रहे आप यहाँ d से भी क्या कर सकते थे, d से करते तो d गुणा f हो जाता और आपके पास df आ जाता, df का योग कर देते और यहाँ f का योग कर देते, फिर एक सूत्र लगता माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fd बटा f, सिग्मा f, उससे हो जाता कि ये मान आपको बड़े लग रहे हो। ये कब ज्ञात करते हैं, किस परिस्थिति में इसको ज्ञात करते हैं, d से ना हल करके u से हल करते हैं। जब d के मान आपको लगे कि ये बहुत बड़े मान हैं तब हम u ज्ञात करते हैं। तो u ज्ञात कैसे करते हैं, जो d के मान हैं उनमें आपका जो वर्ग है, वर्ग अंतराल यानी जितना वर्ग अंतर है उसका भाग दे देते हैं। तो वर्ग अंतर था 10 का, वर्ग अंतर था 10 का, इसलिए इसके d के मानों में 10 का भाग दे दिया। तो और मान छोटा हो गया, u आ गया, u का गुणा करेंगे f से। तो आपका f क्या है पहला f है 6 और -2 से गुणा किया तो -12, 20 और -1 से गुणा किया तो -20, 0 से गुणा करेंगे तो 0, आपके 44 और 0 से गुणा किया 0, 26 और 1 से किया तो आ गया 26, 3 और 2 से किया तो 6 आ गया, 1 और 3 से किया तो 3 आ गया। ये आपका आ गया u और f का गुणा। अब सिग्मा f सिग्मा या योग के रूप में है तो इन सभी को जोड़ दो, 20 और 6 26 और 44, 26 और 44 30 और 40 70, 70 और 26 96, 3 99 और 100। अब जोड़ना है आपको सिग्मा एफ यू को। तो देखिए जोड़िए, माइनस के कितने हो जाएंगे, यहाँ से माइनस वालों को अलग जोड़ देता हूं मैं, तो 20 30 और माइनस के 32, इनको अलग जोड़ देता हूं तो ये हो गए 26, 26 और 6 हो गए 32 और 3 35, 26 और 6 32 और 3 35। तो प्लस के कितने बचेंगे, 35 में से -32 जाएंगे तो प्लस के बचेंगे 3, प्लस के कितने बचेंगे 3, इसलिए आपका सिग्मा एफ यू आ गया 3। अब देखिए सूत्र से इसको हल करेंगे। देखिए मैं ये बता देता हूं, ध्यान देना, लेकिन किस तरीके से इसको हल किया है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखिए, अब आपके पास कल्पित माध्य ए यानी जिसको आपने माना, इसमें से किसी को भी मान सकते हैं। सामान्यतः हम क्या है, जो मध्य मान होता है उसको मानते हैं।
ठीक है। जब संख्या विषम में हो तो मध्यमान 1 होता है, लेकिन सम में हो तो मध्यमान 2 होते हैं। दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। तो a बराबर था आपका 45। अब देखिए आपके पास में सूत्र जो होता है वो होता है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और गुणा में होता है h। तो देखिए यहां से क्या क्या चाहिए, a आ गया, सिग्मा एफ यू चाहिए, सिग्मा एफ यू आपके पास आ गया, कितना, ये आ गया 3। फिर चाहिए सिग्मा एफ, तो ये सिग्मा एफ आ गया कितना 100 और h यानी वर्गों का अंतर अभी आपने ज्ञात किया था, कितना था वर्गों का अंतर 20 से 30 यानी 10, ये आ गया। ये सारे मान आ गए। अब आप सूत्र में रख लोगे इनको तो सीधा आपका क्या आ जाएगा उत्तर। तो देखिए अब देखिए अब माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना h। ये है आपका सूत्र, ठीक है। इनमें मान रख दो, a का मान कितना है 45, सिग्मा एफ यू का मान कितना है 3, सिग्मा एफ का मान कितना है 100 और गुना में कितना है h 10। अब यहां से देखिए ये 10 से कट गए 10 बार, तो इस तरीके से आ गया 45 प्लस 3 बटा 10। एलसीएम ले लो, नीचे 1 लिख के तो क्या आ जाएगा 10। देखिए 10 से कट गए 100 10 बार, तो 3 बटा 10 रहा। अब 10 और 1 का एलसीएम 10, 1 का भाग 10 में 10 बार और 45 और 10 से गुणा किया तो आ गया 450 प्लस 10 से 10 कट गया आ गया 3, जोड़ दिए तो हो गए 453 बटा 10। 10 का भाग देना इतना आसान है कि जितने शून्य हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लगा दो, भाग हो जाएगा। ये आ गया 45.3 आपका माध्य, ठीक है। इस तरीके से आपको माध्य ज्ञात करना है। देखिए अब ज्ञात करेंगे माध्यक। तो जो टेबल आपके सामने दे रखी है ये आपके प्राप्तांक है यानी वर्ग समूह, और ये है आपकी बारंबारता छात्रों की संख्या। यहाँ से हम संचय बारंबारता CF ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये 6 लिख दिया संचय बारंबारता। ध्यान देना कैसे करते हैं संचय बारंबारता, यानी क्रमश जो बारंबारता है उनका योग। ये तो अकेली है इसलिए 6 आ गई, 6 में अगली जो बारंबारता है उसको जोड़ेंगे 20 को तो हो जाएगी 26, 26 में 44 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 70, 70 में 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 96, 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99 और 99 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको इसका योग कर देते हैं, इसको सिग्मा एफ भी लिखते हैं और इसको कई बार एन भी लिखते हैं, तो इनका योग हो गया 100। ये क्या हो गया योग, ठीक है। अब देखिए अब जो आपका n आया वो कितना आया 100, तो यहां पर अब n बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 2 अर्थात कितना आया 50। तो जो आपकी संचय बारंबारता है उनमें 50 से अधिक संचय बारंबारता कौन सी है 70। तो ये आपको एक वर्ग समूह लेना होगा, ये संगत वर्ग समूह को लेना होगा। तो लिखेंगे 50 से अधिक संचयी बारंबारता, बारंबारता कितनी है 70, और 70 के संगत वर्ग कौन सा है 40 से 50 के संगत वर्ग समूह कौन सा है 40 से 50। तब देखिए एल क्या हो जाएगा आपका, एल ज्ञात करना है, एल होगी लो लिमिट यानी निम्न सीमा इस वर्ग की, तो क्या होगी 40। उसके अलावा आपको सी ज्ञात करना है, सी होगा जो वर्ग समूह लिया हुआ है उसकी जो संचय बारंबारता है उससे पूर्व की संचय बारंबारता। तो 70 है, 70। यहाँ देखो कई बार प्रश्न में ये गलती कर बैठते हैं बच्चे कि सी का मान 70 ही ले लेते हैं, सी या संचय बारंबारता से है, लेकिन सी जो आपकी संचय बारंबारता है ये हमेशा जो वर्ग समूह वाली संचय बारंबारता है उससे पूर्व की लेनी है। ध्यान रहे, यह बच्चा हर बार गलती करता है, संचय जो बारंबारता इसका चुनाव सही नहीं करता, सी के मान का चुनाव नहीं कर पाता बच्चा। तो इसका विशेष ध्यान रखे कि जो आपका वर्ग समूह लिया है उसकी जो संचय बारंबारता है उससे पूर्व की संचय बारंबारता सी होगी। तो यह आ गया आपका सी है वो 26। वैसे आपको सूत्र पता होना चाहिए, जो माध्यक होता है उसका सूत्र होता है एल, फिर होता है सिग्मा
सॉरी n बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुना एच। क्या होता है l प्लस n बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुना एच। तो यहाँ से l आ गया आपका और c तो n बटा 2 पहले ही आ गया, n बटा 2 आपका 50, c आ गया। अब चाहिए f और h। तो यहाँ से देखिए जो आपका f है, जो वर्ग समूह लिया उसकी जो बारंबारता है, भाई बारंबारता को फ्रीक्वेंसी f कहते हैं। तो जो वर्ग समूह लिया उसी की बारंबारता आपका f होगा। तो f हो गया 44 तथा h होता है वर्गों का अंतर। h होता है वर्गों का अंतर। तो यहां से देख लीजिए वर्गों का अंतर कितना है 10। ये सारे मान आ गए। अब इस सूत्र में रख देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए यहां से अब देखिए इसको हल करवाता हूं मैं। अब माध्यक बराबर क्या होगा, सूत्र माध्यक बराबर होगा L प्लस n बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुना एच। ये है आपका माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। अब रख दो मान। ये माध्यक वर्गीकृत टेबल के लिए है, अवर्गीकृत के लिए अलग होता है। अवर्गीकृत के लिए क्या होता है, आपको जो प्रेक्षण दिए हुए हैं, जो मान दिए हुए हैं, वो मान दो तरह के होते हैं। एक तो उनकी संख्या सम होगी, एक उनकी संख्या विषम। उनको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे और यदि सम है तो उनके लिए एक सूत्र होता है n बटा 2 प्लस 1 वहां पर और n बटा 2 वहां पर, दोनों का योग का माध्य। और दूसरा होता है यदि विषम है तो सीधा हो जाएगा आपका n प्लस 1 बटा 2 वहां पर जो होगा वो माध्यक होगा। तो देखिए वर्गीकृत के लिए l का मान हो गया 40 प्लस n बटा 2, देखिए क्या आया 50 माइनस सी क्या आया आपका 26, f क्या आया आपका 44 और h क्या आया आपका 10। हल कर दो। 40 प्लस 50 में से 26 गए तो पीछे बचे 24 बटा 44 गुना 10। 24 और 44 दोनों ही 4 से कट गए, 6 4 24 और 11 4 44 गुना कर दो दोनों का। आगे देखिए यहाँ हल कर देता हूं मैं। देखिए 40 प्लस 6 और 10 का गुणा हो गया 60 और बटे में आ गया 11। 11 एलसीएम ले लो तो 1 का भाग 11 बार, 11 और 4 से गुणा किया 44 अर्थात 440 प्लस 11 का भाग 1 बार, 1 से गुणा किया 60 से तो 60। इस तरीके से 40 और 60 100 और 400 500 हो गए। 500 बटा 11 भाग दे दो। 11 4 44 पीछे रहे 6 60 11 5 55 हो गए 5, फिर जाएगा 4 बार, फिर 5 बार। ये आपका आ गया माध्यक। ठीक है।